बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने लगे। आपके स्मार्ट सिलेबस में फर्स्ट 8 प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, तो हम वो 8 प्रॉब्लम्स ही करेंगे इस लेक्चर में। मैं आपको इसके लिए कुछ पहले से लिखे हुए सॉल्यूशंस दिखाऊंगी। मैंने नेट से ही निकाले हैं, खुद अपने हाथ से नहीं लिखे हुए, तो वहीं से हम जो है इनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 4.1 है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर with a 40 Newton force directed at an angle of 20 degree downward from the horizontal. Find the work done by the man as he cuts a strip of grass 20 meter long. तो लॉन मूवर है जिसको आप चला रहे हैं with the help of 40 न्यूटन फोर्स, और ये फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 20 डिग्री के एंगल पर लग रही है। ठीक है, और इस फोर्स के साथ जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है लॉन मूवर का वो 20 मीटर है। ठीक है, तो आपने बताना है कि क्या वर्क डन होगा इस सिचुएशन में। तो ऑब्वियसली सिंपल सा फार्मूला है जिसका सारा डेटा इसमें मौजूद है। आपको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ भी है आपके पास, डी यानी डिस्टेंस भी है आपके पास, और थीटा भी है। तो सिंपल से फार्मूला से हम इसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी। एफ की वैल्यू 40 न्यूटन, थीटा की है 20 डिग्री एंड डी इज द 20 मीटर। तो आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी यानी एफ डी कॉस थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करें और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 751.7 जूल। ठीक है, इसको आप मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। इस पॉइंट को आप बैकवर्ड मूव करें 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा 7.5 और साथ आपकी पावर आ जाएगी 10 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन आ जाता है 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 जूल। तो ये देखिए, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। आपकी जो हार्ड फॉर्म में बुक्स हैं उसमें जो है वो करेक्शन होगी, यहाँ पे 2 पावर होगी। ठीक है, 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 जूल। ठीक हो गया, ये था हमारा प्रॉब्लम 4.1। नेक्स्ट इज 4.2। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी क्या है। अ रेन ड्रॉप, जिसका मैथ आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, falls vertically at a constant speed under the influence of forces of gravity and friction। दो तरह की फोर्स बताई हुई है आपको, एक ग्रेविटी की और एक फ्रिक्शन की, और मैथ आपको ये बता दिए, राइट। इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस उसने कवर करना है वो 100 मीटर है। हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। ठीक है, आपने बताना है कितना वर्क डन होगा। पहले आपने बताना है ग्रेविटी की वजह से, फिर दूसरा आपने बताना है फ्रिक्शन की वजह से। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। इसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है, हम देखते हैं इसको किस तरह से करना है। तो ये है जनाब इसका सोल्यूशन। मास ऑफ द रेन ड्रॉप इज दिस, हाइट या डिस्टेंस which is covered by the drop is 100 meter, and you need to find the work done by gravity and the work done by the friction। तो बारी बारी इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेविटी की वजह से वर्क डन देखते हैं। तो W इक्वल्स टू एफ डॉट डी, ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। अब एक बात जहन में रखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है और ड्रॉप भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शंस एफ और डी की पैरेलल है। सो द थीटा विल बी 0 डिग्री, राइट। तो कॉस 0 जो है वो 1 हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद द एक्सप्रेशन W इक्वल्स टू एफ डी। अब फोर्स जो है, जब जाहिर है ग्रेविटी की फोर्स लग रही है तो वेट होगी विच इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे आपके पास वर्क डन का क्या एक्सप्रेशन आ गया, एम जी एच। ठीक है, एम की वैल्यू लगाएंगे जी की और एच की, तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू जो आती है वो है 0.0328 जूल। ये वो वर्क डन है जो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब हमने देखना है फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन जो है मोशन को हमेशा रेजिस्ट करती है। चूंकि ड्रॉप की मोशन डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो अपोजिट लग रही है, यानी कि अपवर्ड लग रही है।
तो दोनों फोर्सेस क्या हो गई, दोनों फोर्सेस एंटी पैरेलल हो गई एंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वुड नाउ बी 180 डिग्री। ठीक है, तो cos 180 जो है वो -1 हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। तो अगेन F विल बी इक्वल टू mg और d जो है वो यहाँ पे h है और -1 की वजह से यहाँ पे माइनस अपेयर हुए हैं, तो जाहिर है mg h से वही वैल्यू आएगी जो ग्रेविटी की वजह से आई थी। ठीक है, तो आपका वर्क डन सेम है 0.0328 जूल्स, बट इट विल नाउ बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन किया गया है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किए हुए वर्क डन के बराबर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए। देख लेते हैं इनके आंसर्स मैच करके बुक से। ये देखें 0.0328 जूल्स ये ग्रेविटी की वजह से आया है एंड -0.0328 जूल्स ये फ्रिक्शन की वजह से आया है, तो दोनों वर्क डन्स जो हैं वो सेम है। तो ये था प्रॉब्लम 4.2। Let's move to the next problem and let's have its statement. This is 4.3. Statement देखते हैं इसकी। 10 bricks each 6 सेंटीमीटर थिक। ये जो E है ये मिसप्रिंटिंग है, ये एक्चुअली C होगा। 6 सेंटीमीटर thick and mass 1.5 kg lie flat on a table. How much work is required to stick them one on the top of another? ठीक है, क्या सिचुएशन है, देखिए 6 आपके पास ब्रिक्स हैं, सॉरी 10 ब्रिक्स हैं, हर ब्रिक की हर ईंट की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। आपने इन 10 की 10 ईंटों को स्टैक करना है एक के ऊपर एक। ठीक है, एक के ऊपर एक करके रखना है और एक जो ब्रिक है उसका मास आपको बताया है 1.5 किलोग्राम। ठीक है, आपने बताना है कि ये जो 10 ईंटों को एक के ऊपर एक रखा है ये करने में कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स 10, mass of each brick is 1.5 kg and the height of each brick is 6 centimeter which will be equal to 0.06 meter। ठीक है, आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है इन 10 ईंटों को एक के ऊपर एक रखने के लिए, राइट। W से रिप्रेजेंट करते हैं। Now the total work done by placing one brick on the top of another is, अच्छा जी, एक चीज का ख्याल रखना है अब हमने कि पहली ईंट तो हमने रख दी। ठीक है, पहली ईंट हमने रख दी, उसके लिए जो वर्क डन होगा जाहिर है वो वर्क डन क्या होगा कि सिंपल हम उस पर एफ डी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और डी की जगह एच आ जाएगा क्योंकि हाइट है और एफ की जगह एम जी आ जाएगा, तो वो हो जाएगा एम जी। ये फर्स्ट ब्रेक है। ठीक है, उसके बाद जब हमने सेकंड ब्रेक को फर्स्ट ब्रेक के ऊपर रखना है तो उस वक्त जो आपके पास हाइट होगी, एक तो फर्स्ट ब्रेक की हाइट होगी और एक सेकंड वाले की अपनी हाइट होगी, तो जो टोटल हाइट बन जाती है वो क्या हो जाती है, वो 2 टाइम्स ऑफ एच हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जब आप थर्ड वाली को रखेंगे, ठीक है, जब आप थर्ड वाली को रखेंगे तो उसके साथ क्या होगा, हाइट जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट जब पार्ट आएगा तो 4 टाइम्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही यहाँ पे किया हुआ है कि एक एक ब्रिक के वर्क डन को कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए जब आपके पास ये सिंपल आपने अभी टेबल पर रखा है। ठीक है, सिंपल आपने अभी टेबल पर रखा है उसको, तो टोटल हाइट जो है एच थी तो इस वजह से एम जी एच। नेक्स्ट वाले में देखिए क्या आया है 1 टाइम्स एम जी एच। ये जब दूसरी ब्रिक आपने फर्स्ट के ऊपर रखी है तो उसकी जो सरफेस का डिस्टेंस है वो 1 है। ठीक है, सॉरी 1 नहीं एच है सरफेस का डिस्टेंस, तो ये आ गया 1 एम जी एच। फिर उसके बाद जब थर्ड वन रखी है तो जाहिर है थर्ड वाले की जो बॉटम है उसका ग्राउंड से जो डिस्टेंस है अब वो उन दो ब्रिक्स की हाइट के बराबर होगा ना, तो 2 एम जी एच। इसी तरह जब आपने फोर्थ रखी है तो 3 एम जी एच, फिफ्थ के लिए 4 एम जी एच एंड सो ऑन। तो जब आप 10th ब्रिक प्लेस करेंगे तो उस 10th ब्रिक की जो बॉटम है उसके नीचे 9 ब्रिक्स पड़ी हुई हैं,
तो हाइट जो है वो 9 टाइम्स ऑफ एच हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा 9 mgh। तो इस तरह से हमने 10 की 10 जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं, 10 की 10 वर्क डन कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। टर्म्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, right? Sorry, this term won't be included here. ये टर्म यहाँ पे नहीं आएगी, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको यहाँ से आपने निकाल देना है। ये टर्म यहाँ पे नहीं आएगी, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं आएगी। ये देखिए, जो मैं आपको कह रही थी कि ये टर्म नहीं आएगी, देखें ज़रा, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट ब्रेक है, इसकी ज़रा नोट करें कि जब आप टेबल पे रखेंगे तो उसकी बॉटम की टेबल से हाइट क्या है, 0 है, ठीक है। इसकी टेबल से हाइट जो है वो 0 है। इसकी वजह से जब हमने फर्स्ट ब्रेक को टेबल के ऊपर प्लेस किया है तो उसकी हाइट जो है वो 0 आएगी, जिसकी वजह से इसका वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाई mgh आना था, तो वो 0 जो है वो मिस हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं तो 0 लिख लें, अदरवाइज ये टर्म जो है इसको यहाँ से निकाल दें। इसी तरह जब फर्स्ट के ऊपर सेकंड ब्रेक रखी है तो इस ब्रेक की हाइट देखें ज़रा बॉटम से कितनी है, या टेबल से देखें कितनी है, वो एज के बराबर है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और जूम हो सके ये जी, तो ये देखिए, ये जो है ये बॉटम है सेकंड ब्रेक की, जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो इस बॉटम से टेबल तक का जो डिस्टेंस है वो एच है, ठीक है। तो इस वजह से जब आपने सेकंड ब्रेक प्लेस किया, यानी कि जो W2 है उसमें 1 एच हाइट आएगी। इसी तरह जब थर्ड रखी है तो उसकी बॉटम की और टेबल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स ऑफ एच है, 2 ब्रिक्स की हाइट है। तो इस वजह से थर्ड वाले में 2 एच आएगा एंड सो ऑन। तो जो 10th वाली प्लेस की है उसके नीचे 9 ब्रिक्स हैं, तो 9 एच आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से जो है यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसमें से mgh कॉमन निकाल लें, अंदर 1 से लेकर 9 तक आ जाएगा, सब सम होंगे नंबर्स। तो सम करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइट, सारी चीज़ों की वैल्यूज लगाएं तो आपके पास टोटल वर्क डन जो है वो आ जाता है 39.69 जूल, जिसको आप अगर राउंड ऑफ करें तो इट कम्स आउट टू बी 40 जूल्स। तो इस सिचुएशन के अंदर जो टोटल वर्क डन हमारे पास आया है दैट इज 40 जूल। ये था हमारा प्रॉब्लम 4.3। ये देखिए आंसर 40 जूल है, ठीक है। अब चलते हैं ग्लोनोमेरिकल की तरफ। 4.4 क्या स्टेटमेंट है इसकी। अ कार ऑफ मैस 800 किलोग्राम traveling at 54 kilometer per hour is brought to rest in 60 meters. Find the average retarding force on the car. What has happened to original kinetic energy? ठीक है, कार का मैस आपको गिवन है, उसकी स्पीड बताई हुई है और ये बताया हुआ है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा रेस्ट पर आने से पहले या रेस्ट पर आने के लिए। तो जब ये सब कुछ होगा आपने रिटार्डिंग फोर्स यानी कि वो फोर्स जो उसको स्टॉप करते हुए लग रही है वो फाइंड करनी है, और आपने ये बताना है कि उसकी जब वो स्टॉप हुई है उस वक्त उसकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये देखिए मास आपको गिवन है 800 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी है जिसके साथ वो मूव करी है दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर की वजह से देखें 1000 आ गया और आवर था इस वजह से उसको सेकंड में लेकर आना था, तो पर 3600 सेकंड्स आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड इज t इक्वल्स टू 60 मीटर। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, अब चूंकि कार स्टॉप हो रही है तो इस वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स और उसके बाद आपने इसकी एनर्जी को डिस्कस करना है। तो अगर आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल याद हो तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या था कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटीज है ना, तो इस वजह से हमने वर्क डन का वो वाला फॉर्मूला यूज किया है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाला, ठीक है। कोई और डाटा होता तो हम उसके हिसाब से देखते हैं।
तो हमें बेसिकली कंसर्न होता है कि हमें क्या चीज़ें गिवन है, उसके हिसाब से हम अपने फार्मूला को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन की जगह आ गया एफ इंटू डी, ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये देख लें, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। वैल्यूज लगा देते हैं, टी की जगह 60 आ गया, हाफ एम हमने कॉमन ले लिया था और अंदर आ गया वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो वी एफ की जगह 0 आ गया, वी आई की जगह 15 आ गया। अब सबको सॉल्व करें और फोर्स को यहाँ से सेपरेट करें, 60 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है, फोर्स इक्वल्स टू माइनस 1500 न्यूटन, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप देख लें एक दफ़ा। 90,000 आया था, जिस माइनस 90,000 जिसको 60 से डिवाइड किया, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस 1500 न्यूटन। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नेगेटिव साइन क्यों आया इसमें। अगर आपको याद हो तो प्रॉब्लम में हमें कहा गया था फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार, यानी कि वो फोर्स जो उसको स्टॉप करने के लिए यूज हो रही है। तो जाहिर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ना, जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है उसके ऑपोजिट लगेगी ना। सो दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन अपीयर्स हियर व्हिच इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज अ रिटार्डिंग फोर्स, राइट। तो ये हमारी फोर्स थी 1500 न्यूटन। अब हमने ये बताना है कि ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है। अच्छा जी, देखें, कार जा रही है, उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है, पर जब कार स्टॉप हो गई है एकदम से, तो क्या हुआ कि उसके जो टायर्स थे और जो अर्थ थी या ग्राउंड थी या सरफेस जिसके ऊपर वो मूव कर रही थी, टायर्स और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन की फोर्स थी, ठीक है। तो उस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन हो रहा था, उसकी वजह से जो आपकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है वो उस वर्क डन को करने में यूज होगी, ठीक है। तो इस तरह से ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में यूज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, यू कैन मैच हियर, क्रॉस चेक कर लें आप अपनी बुक से, आंसर 1500 न्यूटन ही आता है। तो अब हम कर रहे हैं प्रॉब्लम 4.5, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। A 1000 kg automobile at the top of an incline 10 meter high and 100 meter long is released। अब आपको एक इंक्लाइन प्लेन बताई गई है जिसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है और जो उसकी लेंथ है उस इंक्लाइन प्लेन की वो 100 मीटर लॉन्ग है। लेंथ मतलब जो हॉरिजॉन्टल पे उसका डिस्टेंस होगा टोटल, ठीक है, वो 100 मीटर लॉन्ग है। हमने उसको रिलीज किया है, उसका मास जो है वो 1000 kg है। अच्छा, जब आपने रिलीज किया है तो वो रोल डाउन होते हुए नीचे आती है। आपने बताना है व्हाट इज इट्स स्पीड एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन इफ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज 480 न्यूटन। तो अब आपको रिटार्डिंग फोर्स देती है और आपसे कहा गया है कि आपने बॉटम पर उसकी स्पीड बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। सोल्यूशन देखने से पहले थोड़ी सी ये फिगर के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है इसको देख लें ताकि आपको प्रॉब्लम समझने में आसानी हो। ये देखिए, ये आपको एक इंक्लाइन दिखाई गई है, ये इसकी हाइट है और ये वाला जो डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो है उसकी लेंथ होगी, ठीक है, विच इज 100 मीटर, राइट। सॉरी सॉरी सॉरी, लेंथ बताई हुई है, हॉरिजॉन्टली नहीं। लेंथ मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ बताई हुई है, जो डिस्टेंस ये कवर करेगी यानी कि वो 100 मीटर होगा, ऑलराइट। अच्छा, आपके पास जो रिटार्डिंग फोर्स है दैट इज 480 न्यूटन, ठीक है। अब ये कार जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे ये नीचे आएगी और नीचे आते आते इसके ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स लगनी है दैट इज 480 न्यूटन। और बॉटम पर जब वो पहुंची है, यानी कि अभी ग्राउंड पर स्ट्राइक नहीं की है, पहुंची है सिर्फ, उस वक्त जो वेलोसिटी है वो आपने बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। अगर आपको याद हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने एक तो आइडियल केस का था ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
रियल केस में जब फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है उस वक्त हमने क्या लिखा था कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, या आपने इस तरह पढ़ा था गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। एक बात जहन में रखिएगा कि जब भी आप बात करें ना रिटार्डिंग फोर्स की, ठीक है, तो रिटार्डिंग फोर्स का मतलब जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स ही होती है। बेसिकली फ्रिक्शन ही उसकी मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिटार्डिंग फोर्स आपको बताई गई है वो एक्चुअली जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है यहाँ पर वो आएगा। तो देख लेते हैं इसको। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है, चूंकि हाइट कम होती जा रही है ना जैसे जैसे वो नीचे आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से हमने गेन इन काइनेटिक एनर्जी में लिखा है हाफ mv²। ठीक है, और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शनल फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस व्हिच इज 100 मीटर, राइट। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। सो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसको यानी कि आप इस एफ एस को इस तरफ ले आए, वी को सेपरेट करना है हमने। तो हाफ mv² हमने लेफ्ट साइड पर कर लिया और mgh माइनस एफ एस राइट साइड पर आ गया। ठीक है, वैल्यूज लगाते हैं सबकी। ये एक्सप्रेशन ऐसे आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। v² सेपरेट करेंगे, 500 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और फाइनली जो हमारे पास आंसर बचता है दैट इज 100। ठीक है, 100 आएगा v² का आंसर। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो द स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये देखिए 4.5 एंड द आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर एक्यूरेट आया। ठीक है, तो ये था सोल्यूशन 4.5 का। अब हम 4.6 की स्टेटमेंट देखते हैं। द स्टेटमेंट इज 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। ये यूनिट मीटर क्यूब आपको बता रहा है कि आपको वॉल्यूम गिवन है। 100 meter cube of water is pumped from a reservoir into a tank 10 meter higher than the reservoir। तो ये हाइट बता दिया है। इन 20 minutes ये टाइम बता दिया है। तो आपके पास हाइट है, टाइम है और वॉल्यूम है। इफ डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी आ गई आपके पास। फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 2, द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। तो दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज आ रहा है या कितना चेंज आ रहा है। दूसरा कि कितनी पावर जो है वो डिलीवर की जा रही है बाय द पंप। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। जी, डेटा में देख लें। वॉल्यूम है, हाइट है, टाइम है। टाइम जो है वो मिनट्स में था, उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो 1200 सेकंड्स हो गए हैं। आपने बताना इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज क्या होगा। जाहिर है पहले जो है वो वाटर रिजर्वायर पे है, जीरो हाइट पर है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो ही होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी का वो सिंपली mgh आता है, यानी कि वो टैंक वाली हाइट के ऊपर जो एनर्जी उसकी होगी। ठीक है, तो ये हो गया mgh। अब आपके पास मास नहीं है, तो ये जो मास है वो अब हम डेंसिटी और वॉल्यूम को यूज़ करके निकालेंगे। तो आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपने मास निकालना है तो वॉल्यूम डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई करें, मास वुड बी 10 रेज़ टू द पावर 5 किलोग्राम। ठीक है, मास आ गया जी, तो कांस्टेंट है और हाइट आपको गिवन है। तीनों चीज़ें लगाएं एक्सप्रेशन के अंदर और उसको सॉल्व करें। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट कम्स टू बी 9.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 मेगा जूल्स। ठीक है, तो ये आपके पास आती है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज हुई है। द नेक्स्ट इज पावर। पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। तो पावर का जो मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन है
वो है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो इस वजह से इस फॉर्मूले को हमने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट की है और टाइम गिवन है, तो उन दोनों को लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है 8.16 इंटू 10 रेस टू द पावर 3 वॉट। इस 3 को आप किलो लिख दें तो ये हो जाएगा 8.2 किलो वॉट। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशन आंसर्स जो है वो हमारे आए हैं। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ये है और पावर डिलीवर्ड जो है वो ये है 8.2 किलोवाट। लेट्स क्रॉस चेक द आंसर्स। ये देखिए 9.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, एंड 8.2 किलोवाट ये जो है ये आपके पास पावर है। ठीक है, तो ये जो है ये है प्रॉब्लम 4.6। अब हम 4.7 करने लगे हैं जो कि इस लेक्चर का सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम है। इसकी स्टेटमेंट देखिए, अ फोर्स थ्रस्ट होगा, यानी कि उसको हम अगर ये बात हो रही है किसी ऑटोमोबाइल की तो उसके लिए जो इनिशियल थ्रस्ट होता है ना वो वाली फोर्स होगी। 400 न्यूटन है, इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर। तो फोर्स गिवन है और स्पीड गिवन है। व्हाट पावर इन किलोवाट्स मस्ट बी द इंजन डेवलप। तो आपने पावर फाइंड करनी है किलोवाट्स में। जो आपके पास डाटा है ना उसके अंदर फोर्स और वेलोसिटी है। तो पावर का एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था जिसके अंदर फोर्स और वेलोसिटी आती थी, वो क्या था, पावर इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। जी, डाटा में सबसे पहले हमारे पास 400 न्यूटन फोर्स आ गई है और वेलोसिटी आ गई है 80 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो किलोमीटर को जब मीटर में करना है तो 1000 आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पर आवर को जब पर सेकंड करना है तो 3600 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। ये जो है ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है मीटर पर सेकंड में। तो अब हमने पावर कैलकुलेट करना है, एफ डॉट वी, एफ वी कॉस थीटा, और थीटा जो है वो ज़ीरो होगा। जाहिर है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाएगी उसी डायरेक्शन में जो है मोशन भी होगी, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो ज़ीरो होगा, दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, तो कॉस ज़ीरो जो है दैट विल बी 1, और आपके पास सिर्फ रह जाता है पी इक्वल्स टू एफ वी। अब एफ है वी है, दोनों की वैल्यू लगाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा 8888 वॉट। ठीक है, 8888 वॉट। आपको आंसर किलो वॉट में चाहिए था, तो आप यहाँ से मूव कराना शुरू करें फ्रैक्शन को, डेसिमल को। तो किलो चाहिए तो 3 दफ़ा मूव कराना है, 1 2 3, तो 8.888 किलो वॉट 10 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा ना, जिसको हम किलो लिख देंगे। तो आपके पास फाइनली ये क्या बन जाता है, राउंड ऑफ करके 8.9 किलोवाट। सो द रिक्वायर्ड पावर इज 8.9 किलोवाट। तो ये हमारा आंसर है, इसको क्रॉस चेक करते हैं। 4.7 था जी, ये देखिए 8.9 किलोवाट, ये हमारा डिजायर्ड आंसर निकल आया। ठीक है, उसके बाद है 4.8, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। फोर्स आपने निकालनी है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको गिवन है, और इलेक्ट्रॉन को आपने रेस्ट से मूव करवाना है टू दिस स्पीड। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 2 × 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप समझ लें रेस्ट पर है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस भी आपको दे दिया है, तो आपने यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करनी है कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है इसको मूव कराने के लिए। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये रेस्ट पर है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, एंड द डिस्टेंस which electron will cover will be 5 सेंटीमीटर और 0.05 मीटर। फोर्स निकालनी है,
तो अगेन वेलोसिटीज चूँकि गिवन है तो हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज़ करेंगे कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके लिए हमारे पास ये आ जाएगा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क डन की जगह एफ डी लिख दिया और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, वी आई तो ज़ीरो है, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। अब फाइनली वी आर लेफ्ट विद फाइनल काइनेटिक एनर्जी ओनली। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हैं तो फोर्स के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ लगाएंगे और फोर्स चाहिए तो 0.05 जो है वो दूसरे साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस साइड को सॉल्व किया और फिर 0.05 को हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 364 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 17 न्यूटन। मज़ीद इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, -17 से -2 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 3.64 हो जाएगा और साथ 10 की जो पावर है वो -15 आ जाएगी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 3.64 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -15 न्यूटन। तो इसको भी क्रॉस चेक करते हैं हम। तो ये देखें 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -15 न्यूटन। तो ये था प्रॉब्लम 4.8, 4.9 और 10 आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लिहाजा हम उनको नहीं करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच।